नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई-बहनों का क्लास वायरस में फिर से स्वागत है एक बार। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास है, वह 13वां है, जो आपका पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आपके जितने भी टॉपिक हैं, सभी सभी की तरह के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश के लिए आपका खास है यह है। यहाँ तक कि आपको एसएससी, जीडी में भी आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ये र ल होता है, ये हमारा अंतस्थ होता है। क्या? तो ये हमारा अंतस्थ होता है। और किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 में आपकी यति होती है। कितनी? तो 14 और 12 पर आपकी यति होती है। किस छंद में आपकी 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 में आपकी यति होती है। तो कौन सी होती है? तो ये आपकी सोरठा होती है। क्या? तो आपकी सोरठा जो होती है, आपकी इसमें 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 में आती यति होती है। पद्यांत में लघु गुरु होना आवश्यक है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। तो कौन सा? तो घात प्रतिघात, ये तो बिल्कुल सही है। और प्रसारण स्कुंचन, ये भी हमारा सही है। शाश्वत का क्या होना चाहिए? सदैव। तो ये नहीं होगा, गलत आपको बताना है। असंगत, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी खग का मृग, तो ये एक समान है। बाकी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसमें मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए आपको निर्देश निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 4 और 5 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द को चयन करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है, तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? तो उसको अच्युत कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्युत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जीने की इच्छा के लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जीने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? तो जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो गया? संज्ञा गमन का, तो कौन सा हो जाएगा? तो सखी प्लस आगमन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। और जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वह कौन सा अलंकार होगा? ये जो हमारा अलंकार होगा, वह अर्थांतर न्यास आपका अलंकार होगा। क्या? तो अर्थांतर अन्यास जो अलंकार होगा, यही हमारा होगा। 8वां नंबर देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कामायनी उच्च कोटि की काव्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। माता पिता पूजनीय है। माता पिता पूजनीय है, नहीं तो क्या होगा? तो पूजनीय देखिए, इसमें आपका छोटू उपमात्रा लगा, इसमें बड़ा होना चाहिए। तो यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा। कौन सा? तो यही हमारा अशुद्ध हो जाएगा। बाकी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखिए, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार किसका उदाहरण है? तो छायादार जो है, वह शंकर का उदाहरण है। शंकर का उदाहरण है। और शंकर क्या है? तो जो जो शंकर किसे कहते हैं? तो देखिए, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को योग से बने शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, रेलगाड़ी, सीलबंद इत्यादि। और 10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में उस विकल्प को शब्द आपको चुनना है जो भाववाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत, ये हमारे भाव को दर्शा रहे हैं। समूह इसमें नहीं होता, ये इस पर से कट जाएगा।
खटास इसमें नहीं होगा, इसमें से कट जाएगा। चालाकी भी नहीं होगा। बाकी क्या होगा, तो भाव को जो दर्शाता है। 11 देखिए लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं। इसमें आपको गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का पहचान करना है। तो कौन सा हो जाएगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा यानी बंधनहीन, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3-13 होना, संगठित होना, ये भी नहीं, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक टकसाल के ढले पर यानी सब एक जैसे हैं, यानी ये भी सही है। और आँख के अंधे कांट के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धन्यवाद, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें हमारा असंगत है। 3-13 होने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 3-13 अस्त व्यस्त होना। क्या, तो आपका अस्त व्यस्त होना, ये हमारा 3-13 होने का अर्थ होता है। और गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रयोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक के लिए, ऐसे जब आपके आए के लिए का के ऐसे आए तो हमारा ये समझ लीजिए उसमें संप्रदान कारक है। और किस भाव का परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्वता को अवस्था का रस कहा जाता है, तो स्थायी भाव को, स्थायी भाव की परिपक्वता को हमारा रस कहा जाता है। और तिरंगा में कौन सा समास है, 15 नंबर बताइए, तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में हमारा द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी संख्यावाचक है। और देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आपका तिरंगा, चतुर्भुज और त्रिफला। और 16 देखिए अभ्यांतर का सही अर्थ होगा, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी वस्तु का आधा, ये नहीं होगा। और किसी वस्तु का बाहरी भाग, ये भी नहीं होगा। किसी वस्तु से भिन्न, ये भी नहीं होगा। क्या होगा अभ्यांतर का अर्थ, किसी वस्तु की भीतरी भाग। क्या, तो किसी वस्तु की भीतरी भाग, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है, तो भीलवाड़ा नहीं, दिल्ली नहीं, तो क्या होगा, वाराणसी। वाराणसी की जो उपबोली है उसको कोशिका कहा जाता है। 18 नंबर देखिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो क्या हो जाएगा समूहार्थक शब्द आपका, तो स्थवक। क्या, तो आपका स्थवक। और जूही की कली कविता के कवि कौन हैं, जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो ये हैं जो हमारे हैं वह निराला जी हैं। निराला जी द्वारा आपकी जूहू की कली कविता की आपकी रचना की गई थी। और 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में आपको, और 19 का तो मैंने बताया था कि क्या हो जाएगा आपका, निराला जी की, जूही की कली आपकी निराला जी की। बाकी निम्नलिखित में मिश्र वाक्य आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। क्या, तो जो विद्यार्थी आपके परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, ये हमारा मिश्र वाक्य का आपका उदाहरण है। क्योंकि इसमें देखिए, और हमारा, और देखिए शब्द युग्म का सही अर्थ का भेद बताना है, सही युग्म का सही अर्थ का भेद बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कमल, क्या हो जाएगा, तो अम्बुज का अर्थ क्या होता है, कमल, और अम्बुज का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रयोग होता है, दो समानार्थी शब्दों का पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो योजक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से आपका पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 23 में, तो उरग, उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो है किसका, तो उरग, उरप शब्द आपका
सर्प का पर्यायवाची है किसका? तो आपका सांप का, यानी सर्प का। और देखिए, एक आपको क्रम दे रखा है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि इस प्रश्न के पहले अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4-4 भागों में दिया गया है। यह र, ल, व की संख्या दी गई है। यह चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों भागों को क्रम में दर्शाना है और विकल्प में उचित क्रम लगाइए ताकि एक सही आपका विकल्प में निपुण बन सके। तो क्या हो जाएगा हमारा? 24 है। तो र पहले क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? आप धोखा, क्या? तो आप सबको धोखा दे सकते हो, क्या? तो आप सबको धोखा दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा? तो दे सकते हो पर खुद को नहीं, क्या? तो पर खुद को नहीं। उसके बाद आपका देखिए, दे सकते हो आप खुद को। उसके बाद क्या? तो धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और परिणामवाचक क्रिया विशेषण का अवयव है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का आपका अवयव कौन सा है? तो ये जाएगा अत्यंत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप देखिए, एक गद्यांश दे रखा है। हम गद्यांश को स्पीड के साथ पढ़ते हैं और इनका उत्तर देते हैं कि देखिए, प्रश्न संख्या 26 से 30 आपके कौन है, क्या है? तो आपके गद्यांश है, क्या? तो प्रश्न संख्या 26 से 30 आपको गद्यांश को पढ़िए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे और प्राचीन काल भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें उसे शारीरिक शिक्षा भी दी जा सकती है। उससे यह युद्ध कौशल भी सीख जाती हैं। और इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं, क्या? तो प्राचीन आपकी शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देता है। आज इस स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से डिग्रीधारी बेरोजगारों के भीड़ उत्पन्न कर रही है और आजकल के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करने में स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति कुछ प्रकार की कर्तव्य बोध उत्पन्न होता है। वे अपने प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवा में राष्ट्र गौरव की संभावना और उत्पन्न करने में असफल रही है। और समय समय पर भारत की नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। यह शिक्षा नीति में विद्यार्थी का नैतिक, मानसिक और शारीरिक पर विकास पर बल देता है। प्रयास किया जा रहा है प्रयास किया जा रहा है कि और अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों की रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये तो हमारे गद्यांश थे। थोड़ा लंबा था, अगर आप गद्यांश पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। प्राचीन भारत में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, क्या था? तो गद्यांश के अनुसार क्या कह रहा है कि तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख प्रमुख केंद्र क्या था? तो आपका क्या था? आपका भारत। क्या था? तो भारत जो था आपका प्राचीन समय में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। 27 नंबर देखिए, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी तो किस पर? तो आपके गद्यांश के अनुसार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं जो आश्रम विद्यार्थियों की चौतरफा विकास पर ध्यान देती थी, तो इसकी चौमुखी विकास पर ध्यान देती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया
किया जा सकता है। तो कैसे? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए। राष्ट्रीय हित में कार्य करेंगे तो विद्यार्थी को प्रेरणा आपकी दिया जा सकता है। और शिक्षा क्या नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो? ताकि आपका शिक्षकों को रोजगार मिल सके। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पुस्तक में पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत में वाक्य में दोष त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो भाग को चिन्हित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अनेक अध्यापकों। क्या? तो आपका अनेक अध्यापकों है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि शुद्ध एवं अनेक अध्यापक होंगे। क्या? तो आपके इसका शुद्ध और अनेक अध्यापक होंगे। तो ये हमारा इसका त्रुटि नहीं हो तो ये आपको चिन्हित करना था। आगे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपकी ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी जो है वह प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी है, बल्कि ये किसके? तो जयशंकर प्रसाद के। और निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? 33 में बताइए कौन से अष्टछाप के आपके कवि कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सूरदास। और वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बहुत जो है ये आपका प्रविशेषण के आपका प्रविशेषण होगा। और निम्नलिखित में से साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किसको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है आपका? तो नामवर सिंह को। किसको? तो नामवर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा किस से संबंधित है? तो आपका तो किसी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी विषयों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, गद्यांश से है क्या है कि 37 से 38 शब्दों का अर्थ विकल्प दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का आपको अर्थ नहीं, विकल्प को चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो शिल्यांश। क्या? तो शिल्यांश जो है ये आपका शिल्यांश शब्द का आशय भिन्न है, जबकि बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा तक्षक के अर्थ हैं। और 38 नंबर देखिए भवन। भवन का क्या हो जाएगा? तो भवन का हमारा क्या हो जाएगा? भाव का क्या हो जाएगा? तो भवन। क्या? तो भाव का भवन। और 39 से 40 से दिए गए विकल्पों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कौन सा है? तो आजकल के वैज्ञानिक नए नए क्या करते हैं? क्या करते हैं? नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि इस रोग का आरंभ ही काबू ना किया होगा तो यह रोग क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? संक्रमक के अवकाशी यदि हम लोगों को आरंभ में ही काबू किया जाए तो यह संख्या तंग नहीं होगा। दिए गए रिक्त स्थान के लिए आपका उचित शब्द होगा संक्रमक। क्या? तो आपका